आसाम में अरविंद परमार, भावनगर डिवीजन, एसएससी टेली। ओके। नमस्कार सर, मैं के.एम. मकवाना, एसएससी टेली भावनगर। ओके सर नमस्कार सर, रामबाबू राज, एसएससी सिग्नल नीमच, सिग्नल से। ठीक है। दयानंद जी। नमस्ते सर, मैं दयानंद राम, एसएससी बड़ौदा। दयानंद जी एसएससी टेली। यस सर। और ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पे टेलीकॉम वाले लग रहे हैं, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कोशिश करूंगा कि आ जाए। सिग्नल वाले तो 90% अकस्टम होते ही हैं। आप म्यूट कर लीजिए, जिसकी ट्रेन की आवाज आ रही है। तो हम लोग, मैं आपको ये पीपीटी शेयर करता हूँ। आपको दिख रही है पीपीटी? ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। मेरे 2 सेशन हैं, एक अभी 9 से 11 और 11 से 1 वाला। तो चीजें वैसे एसईएम को अगर देखा जाए तो ये काफी डिटेल्ड सब्जेक्ट है, हम लोग इसको एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आपको एक जिस्ट मिल जाए। ताकि आप कम से कम ये चीज हो सके कि आप लोग देख सकें, पढ़ सकें, अपने हिसाब से पढ़ सकें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और स्पेशली जब टेलीकॉम वाले हमारे साथी हैं यहाँ पे, तो उनके लिए खासकर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा ये चीज। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेशन में हम लोग अभी ये जो 9 से 11 वाला सेशन चल रहा है, उसमें हम लोग एसेंशियल्स ऑफ सिग्नलिंग करेंगे डिस्कस, प्रोसीजर फॉर कमीशनिंग ऑफ सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिग्नलिंग इन 25 kV रेक्टिफाइड एरिया, और इस IRSEM वर्जन 3 में नया क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये 4 चीजें मैंने इसलिए चुनी हैं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आप अगर देखेंगे तो चैप्टर 7, चैप्टर 9 और चैप्टर 22 एक कोर पार्ट है, जिससे सभी चैप्टर्स बाकी जुड़े हुए हैं। तो आइए आप देखेंगे स्लाइड्स में कि किस तरह से ये जो चैप्टर्स हैं ये किस तरह से दूसरे चैप्टर्स से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है हमारा एसेंशियल्स ऑफ सिग्नलिंग। टेलीकॉम पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ आपको कि आपके टेलीकॉम में जैसे हर जगह एक सेक्शन में एक टाइप के मक्स या एक टाइप के STM होते हैं, उसी टाइप से सिग्नलिंग में भी यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी होने से क्या होता है कि आपके मेंटेनेंस में इजी होता है, आपको स्पेयर्स मेंटेन करना इजी होता है। तो भले ही ये वाला पॉइंट आपके लिए एज अ एग्जाम के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आए ना आए, बट जब आप ADST बन जाएंगे तब आपको ये चीज बहुत काम आएगी। ये जो आपका फंडामेंटल चीज है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि यूनिफॉर्मिटी इन सिग्नलिंग होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी इन सिग्नलिंग के लिए एसेंशियल्स ऑफ सिग्नलिंग ये कहता है कि द सिग्नलिंग एट ऑल स्टेशंस एंड इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स in a section conforms to same type and standard as per maximum permissible speed of the section। अब ये maximum permissible speed जो है ये किस चीज से डिफाइन होती है? ये जो maximum permissible speed है ये किस चीज से डिसाइड होती है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्टैंडर्ड, सेम टाइप एंड स्टैंडर्ड। तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग है उसके बेस पे हमारी स्पीड डिसाइड होती है, उस सेक्शन की परमिसिबल स्पीड कितनी है। ऐसा कहें कि जो परमिसिबल स्पीड उस सेक्शन की है उस हिसाब से हमारी इंटरलॉकिंग होना चाहिए।
बेहतर बेहतर ये रहेगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग हमको करना है वो सेक्शन की स्पीड क्या है उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर वहां पे 30 kmph स्पीड है, 25 kmph स्पीड है, आइसोलेशन की जरूरत ना है, तो वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड 1 से भी काम चला सकते हैं। लेकिन जहां पे 160 kmph स्पीड चलानी है तो वहां हमें स्टैंडर्ड 4 ही यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है उस हिसाब से आपकी सिग्नलिंग की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। टेलीकॉम पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो टेलीकॉम में जिस स्टेशन पे ज्यादा कमर्शियल की अर्निंग होती है, जिस स्टेशन पे ज्यादा कमर्शियल की अर्निंग होती है वहां पे फैसिलिटीज, पैसेंजर एमिनिटीज ज्यादा होती हैं। उसी प्रकार से जहां स्पीड ज्यादा है या जहां पे ज्यादा क्या बोले ट्रैफिक है, उस हिसाब से आपको स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग रखना है। लेकिन उसमें ये चीज ये ध्यान रखनी है कि सभी सिग्नलिंग के इंस्टॉलेशंस जो हैं या इंटरलॉकिंग गेट्स के इंस्टॉलेशंस हैं वो सेम टाइप के हों, बनती कोशिश ये करनी चाहिए। जैसे EI है तो EI हो, ऐसा ना हो कि एक स्टेशन EI है, दूसरा PI है, एक स्टेशन EI है, फिर 2 PI है, इस टाइप से कोशिश करें ना हो। Signaling at a station at either end shall also be uniform as far as possible. Either end मतलब ये एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो एक ब्लॉक सेक्शन में एक तरफ PI है और एक तरफ EI है, या एक तरफ मैकेनिकल है एक तरफ EI है। हाँ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अगर कमीशनिंग वगैरह चल रही है तो ऐसा पॉसिबल है। कुछ बोल रहे हैं अरविंद जी? ठीक है साहब, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एसेंशियल्स ऑफ सिग्नलिंग में सिग्नल्स की लोकेशन। The number of signals and their height shall be limited to what is necessary for safety and operational requirements. सिग्नल के जो नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह सिग्नल लगा दिए, हर छोटी छोटी जगह पे सिग्नल लगा दिया, हर पॉइंट के पहले सिग्नल लगा दिया। जहां मिनिमम जरूरत हो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी हिसाब से आपको सिग्नल्स रखने। क्यों? क्योंकि ज्यादा अगर सिग्नल्स होंगे तो ड्राइवर को कंफ्यूजन होगा। इस चीज का रीजन ये है। Signals shall normally be on the left of or above the line to which they apply unless authorized by special instructions to the contrary. Signals हमेशा लेफ्ट में होने चाहिए जिस लाइन के लिए वो है। अगर कुछ ऐसा है तो अगर कुछ उसको किसी परिस्थिति में राइट साइड में करना पड़ रहा है तो उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कौन देगा राइट RHS में रखने के लिए? इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर किसी सिग्नल को राइट हैंड साइड में प्लेस करना है तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन से किसके ऑथराइजेशन से हम कर सकते हैं? एनीवन? क्लियरेस्ट से जी, किसके इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं? क्लियरेस्ट की परमिशन से। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हैं? क्लियरेस्ट सर की परमिशन से। CRS? हाँ सर। नहीं, आप ये थोड़ा ध्यान से देखिए। बेसिक डेफिनेशन है कि जो CRS के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शंस। ये अगर आप देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस में अगर देखेंगे तो CRS के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं स्पेशल अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शंस। उसमें अप्रूव्ड शब्द आता है, जहां पे अप्रूव्ड शब्द आता है वहां पे CRS का ऑथराइजेशन होता है।
अब यहाँ पे है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब ये जो ऑफिसर हैं वो रेलवे के ही ऑफिसर रहेंगे। तो आरएचएस में राइट हैंड साइड में करने के लिए पीसीओएम का ऑथराइजेशन चाहिए होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। सर। जी हेलो सर। हाँ जी, बताइए। ये लेफ्ट कैसे डिसाइड होता है सर, प्लीज बताना। लेफ्ट जैसे जो गाड़ी की डायरेक्शन है, जिस लाइन के लिए आप, जैसे सिंगल लाइन में आप देखेंगे तो जो डायरेक्शनल लूप लाइन रहती है उसमें लेफ्ट में रहेगा। जो डायरेक्शनल लूप लाइन रहती है उसमें जो लेफ्ट में रहेगा, जैसे अप एंड डाउन जो डायरेक्शन है उस हिसाब से वो रहेगा लेफ्ट में या राइट में। और आप कोई भी सिग्नल जो है, कोई गाड़ी चल रही है तो सिग्नल देख के चलेगी, राइट, चाहे वो अप में जा रही हो चाहे डाउन में जा रही हो। तो जब वो फॉर एग्जांपल अप में गाड़ी जा रही है तो स्टार्टर सिग्नल पता है आपको? होम सिग्नल पता है? सर नाम तो सुना है सब, स्टार्टर होम, लेकिन डिटेल में नहीं मालूम है, इसलिए थोड़ा बेसिक क्लियर करता है। चलिए ठीक है, मैं एक एसआईपी आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे। मैं सिंगल लाइन से स्टार्ट करता हूँ। मेरे यहाँ एक छोटा सा स्टेशन है, तो देख के। आपको जैसे आपने अभी डिस्कस किया, वैसे अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं पूछ के बता दूंगा। अभी आपको ये पीडीएफ दिख रहा है? एनीवन? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आप, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो इधर एक स्टेशन है लेफ्ट साइड में, और यहाँ से ये एक ये अपना सेंटर में एक स्टेशन है। यहाँ एक स्टेशन पे हम लोग अभी हैं फॉर एग्जांपल। तो ये जो आपकी ब्लैक लाइन दिख रही है ये एग्जिस्टिंग लाइन है। आपको यहाँ से गाड़ी एक स्टेशन से आई, जब भी कोई गाड़ी एंटर करेगी किसी स्टेशन पे, होम सिग्नल किसको बोलते हैं कि होम में एंटर करने के लिए आपको जो सिग्नल चाहिए, मतलब होम, आप स्टेशन को एक घर समझिए, तो घर समझने के लिए जो अगर घर समझेंगे तो आप घर में एंट्री करने के पहले क्या आप दबाएंगे? बेल दबाएंगे। बेल दबाएंगे फिर दरवाजा खुलेगा। तो इसी प्रकार से होम सिग्नल को एक स्टेशन का दरवाजा समझ लीजिए। आपका जो ये होम सिग्नल है, यहाँ पे ये S5 जो लिखा है ये होम सिग्नल है। यहाँ से इस होम सिग्नल से पहले पूरा ब्लॉक सेक्शन है। अभी एडवांस स्टार्टर भी आपको बताऊंगा, आपको होम सिग्नल का रेफरेंस एडवांस स्टार्टर के रेफरेंस में समझ में आएगा। तो किसी भी घर में एंट्री के पहले आपको होम सिग्नल पार करना पड़ेगा। तो होम सिग्नल पार करने के बाद आप अपने घर में एंटर कर सकते हैं या स्टेशन पे आ सकते हैं। अभी ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन इस साइड है। सिंगल लाइन में अगर आप देखें तो इसके जिस जो ट्रेन की डायरेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव में लेफ्ट डिफाइन होता है। अब आप पूछेंगे सिंगल लाइन में होम कहाँ होगा? तो सिंगल लाइन में होम एक ही साइड होगा, दूसरी साइड जो होगा वो इस साइड होगा। आपको होम जो है एक ही लोकेशन पे दो होम नहीं मिलेंगे। और डबल लाइन में भी ऐसा ही होगा, एक स्टेशन पे दो होम, एक आप सिंपल अगर छोटा स्टेशन लें तो एक स्टेशन पे दो होम रहते हैं। रही बात स्टार्टर की, जहां पे दोनों डायरेक्शन में लाइन जाती है,
या किसी एक डायरेक्शन में लाइन जाती है, तो जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन के लिए आपका स्टार्टर जो है लेफ्ट में होना चाहिए। अभी ये बात क्लियर है या अभी कोई डाउट है इसमें? जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उस डायरेक्शन के रेफरेंस में हम लोग सिग्नल को लेफ्ट में देखेंगे। अब इसमें क्या है, इस एसआईपी में सिंगल और डबल लाइन दोनों का बता रखा है। तो अगर आप ब्लैक का देखेंगे तो ब्लैक मींस एग्जिस्टिंग लाइन है, और ये जो मैजेंटा कलर है ये प्रपोज्ड लाइन है। तो जब अभी अभी अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ S46 है अभी भी। अब ये S46 जो अप डायरेक्शन के लिए है वो लेफ्ट में है, ये इधर साइड में, और ये जो एडवांस स्टार्टर है वो भी लेफ्ट में है, लेकिन वो डाउन डायरेक्शन के लिए है। तो जो लेफ्ट और राइट होता है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेन के हिसाब से रहता है। जो ट्रेन जिस दिशा में जाएगी उस हिसाब से लेफ्ट या राइट डिसाइड होता है। लेकिन सर ये जो मूविंग ट्रेन का आप बता रहे हैं, लेकिन जब इंस्टॉलेशन करते हैं तब तो कोई ट्रेन का डायरेक्शन नहीं होता है, तब कैसे करते हैं सर डिसाइड? देखिए, जब भी कोई लाइन बिछती है तो उसकी अप एंड डाउन डायरेक्शन डिसाइड होती है। अप डायरेक्शन वो होती है जो हेडक्वार्टर की तरफ जा रही है। अभी आपका प्लान बना है, जैसे अभी मान लीजिए ये स्टेशन है ही नहीं, ये जो मैंने बता रहा हूँ ये मान लीजिए स्टेशन है ही नहीं, और यहाँ पे डिसाइड हो गया है कि ये सिंगल लाइन है। तो आप अप एंड डाउन डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। सिग्नलों की लोकेशन होगी हर जगह, सिग्नलों की लोकेशन जो है वो फिक्स रहती है। एसईएम में बता रखा है कि एडवांस स्टार्टर जो है वो इतनी दूरी पे होना चाहिए लास्ट ट्रेलिंग पॉइंट से, फिर होम सिग्नल इतनी दूरी होना चाहिए फर्स्ट फेसिंग पॉइंट से। तो हर एक सिग्नल की जो है दूरी स्टेशन के पॉइंटों से निर्धारित की जाती है, तो अगर आप सोचें कि अगर हमारे पास अभी ये स्टेशन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हमने अब अगर आपने ईएसपी देखी होगी तो उसमें सिग्नल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ईएसपी पे ही हमें सिग्नल प्लेस करने पड़ते हैं, ईएसपी के बेस पे ही एसआईपी बनती है। इंजीनियरिंग सिग्नल स्केल प्लान जो होता है उसी के बेस पे हमारी एसआईपी बनती है। तो ईएसपी में केवल पॉइंट रहते हैं, केवल ये पॉइंट रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा, पूरा खाली रहेगा। एलसी गेट शो कर देगा, छोटा मोटा वो सब चीज रहेगा, और ये चेन एजेस रहते हैं। फिर जो सिग्नल्स होते हैं वो हमें प्लेस करने रहते हैं। तो मान लीजिए ये दो ब्लैक लाइन ही है फॉर एग्जांपल, ये दो ब्लैक लाइन ही है उस समय में, तो अब हमें इस पे सिग्नल प्लेस करना है। अब गाड़ी को सबसे पहले एंटर कराते हैं हम लोग। हमारा ये स्टेशन तो है, हमें इस गाड़ी को एंटर कराना है, तो गाड़ी कहाँ से एंटर होगी? इधर से ही एंटर होगी। इधर से एंटर तो नहीं होगी गाड़ी हमेशा इधर से ही एंटर होगी एक साइड से, और इस साइड जो है वो इस साइड से एंटर होगी, जो S46 सिग्नल है वहां से। तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी एंटर हो रही है, आपको पता है एक स्टेशन फॉर एग्जांपल ये रामपाड़ा स्टेशन का एसआईपी है, और इस तरफ मूली रोड स्टेशन है यहाँ पे। तो मूली रोड से जब गाड़ी आएगी तो डाउन डायरेक्शन में आएगी। जब मूली रोड से डाउन डायरेक्शन में गाड़ी आएगी तो उसको जो होम सिग्नल है वो लेफ्ट में मिलना चाहिए, समझे? आप कोई भी गाड़ी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेजते हैं, तो जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेजते हैं तो जिस लाइन पे आप उसको भेज रहे हैं, आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि डायरेक्शन किस गाड़ी का डायरेक्शन किस दिशा में है, तभी आप उस चीज को प्लान कर पाएंगे। जो एसआईपी बनती है इट इज ऑल ऑन इमेजिनेशन, क्योंकि ये प्लानिंग रहती है। हो सकता है कि साइट पे जाने के बाद कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएं, तो एसआईपी में चेंजेस भी आते हैं फिर। तो बेसिकली डायरेक्शन जो है ट्रेन का, उस हिसाब से आपको एलएचएस और आरएचएस का डिसाइड करना है। और जहां आपकी बात है कि ट्रेन चल ही नहीं रही है, जहां पे नया स्टेशन बन रहा है, तो वहां आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि चलिए मूली से चली है ट्रेन, तो रामपाड़ा आएगी तो लेफ्ट में किधर सिग्नल पर रखना है। Where signals are erected on right hand side, they shall be provided with an arrow pointing towards the applicable line. अभी कभी ये जैसे मान लीजिए इस एसआईपी में ये S49 को मेरे को लेफ्ट राइट साइड में करना है, लेफ्ट,
कभी कभी विजिबिलिटी की वजह से या कोई और अन्य कारण की वजह से हमें या जगह नहीं है, तो उसकी वजह से राइट साइड में हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एरो यहाँ पे देना पड़ेगा, सिग्नल के ऊपर एरो लगाना जरूरी है। सिग्नल shall be so located and aligned so as to display the best possible view of aspects to the loco pilot of approaching train। आपको सिग्नलों को इस तरह से लगाना है कि आप लोको पायलट को बेस्ट पॉसिबल व्यू मिल सके। बेस्ट पॉसिबल व्यू, ये ध्यान रखिएगा। Avoid as far as possible the possibility of the aspect of one signal being mistaken for the aspect of the other। इस तरह से करना है, इस सिग्नलों की प्लेसिंग इस तरह से करना है कि ऐसा ना हो कि वो एडवांस स्टार्टर को स्टार्टर समझ जाए, क्योंकि आजकल एलईडी हो गई हैं, तो जो दूर सिग्नल है उसकी विजिबिलिटी भी इतनी अच्छी होती है कि आपको ऐसा लगता है यार ये तो ग्रीन है। ड्राइवर को कभी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे एडवांस स्टार्टर दे रखा है, फॉर एग्जांपल लूप लाइन से कोई गाड़ी जा रही है और मेन लाइन पे कोई गाड़ी एंटर कर रही है, तो उसको ऐसा लगेगा कि एडवांस स्टार्टर में कोई स्टार्टर ग्रीन दे रखा है। तो इस टाइप से कोई कंफ्यूजन किसी ड्राइवर को नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम सिग्नल को प्लेस करें। Avoid confusion between lights of main signal and lights of subsidiary signals or of any other lights. The size of lamp LEDs shall be smaller than that of main signals. Subsidiary signal shall not be brighter than main signal। अच्छा, अभी यहाँ पे मेन सिग्नल और सब्सिडरी सिग्नल क्या होते हैं? मेन सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिसपे गाड़ी को नॉर्मल स्पीड से चलाया जा सकता है। नॉर्मल स्पीड से मतलब जो सेक्शन की नॉर्मल स्पीड है या जो उस पॉइंट पे पर्टिकुलर स्पीड है उस पर चलाया जा सकता है। सब्सिडरी सिग्नल वो होते हैं जो या तो शंटिंग मूवमेंट या यार्ड के मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। मेन सिग्नल्स जो है वो ब्लॉक सेक्शन के लिए और ब्लॉक सेक्शन से रिलेशंस जो रखती है मूवमेंट, उनसे रिलेटेड जो सिग्नल्स होते हैं वो मेन सिग्नल्स होते हैं। और सब्सिडरी सिग्नल्स जैसे आपकी शंट हो गया, कॉलिंग ऑन हो गया, तो ये आपके सब्सिडरी सिग्नल्स हैं। इसके बारे में सुना होगा आपने, कॉलिंग ऑन और शंट के बारे में। प्रोविजन ऑफ आइसोलेशन। जब कोई ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी आती है तो जो स्टेशन है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। कुछ कंडीशंस में स्टेशन है वो भी आइसोलेटेड होना चाहिए और रनिंग लाइंस जो है वो सारी आइसोलेटेड होनी चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एट ब्लॉक स्टेशंस वेयर ट्रेन्स आर परमिटेड टू रन एट स्पीड ऑफ excess of 50 kmph, the line on which that speed is permitted shall be isolated from all connected lines during the passage of the train। अभी आपने एक शब्द सुना होगा, पॉइंट लॉक है, इलेक्ट्रिकली पॉइंट लॉक है। तो ये जो पॉइंट लॉकिंग करते हैं हम लोग वो इसी वजह से करते हैं कि हमें आइसोलेशन प्रोवाइड करना रहता है। किसी भी स्टेशन पर एज पर SEM अगर 50 kmph से ज्यादा किसी गाड़ी का स्पीड है किसी मेन लाइन पर, तो उससे कनेक्टेड जो लाइन है वो आइसोलेटेड होनी चाहिए। वो आइसोलेट कैसे होगी? जब कोई आप SIP देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लैक लाइन से गाड़ी को जाना है और ये पॉइंट नंबर 19 और ये 20 है, तो जब गाड़ी यहाँ से 100 kmph से जाएगी तो ये वाली लाइन जो है, इसकी बगल वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आइसोलेटेड होनी चाहिए। आइसोलेटेड कैसे होगी? जब ये वाला पॉइंट नॉर्मल में सेट होगा, ये वाला पॉइंट नॉर्मल में सेट होगा, तो इधर से आने वाली गाड़ी इधर जाएगी, इधर से आने वाली गाड़ी इधर जाएगी। तो यह एक तरह से आइसोलेट हो गया। पैरेलल में गाड़ी रन कर सकती है। अगर ये पॉइंट 19 रिवर्स होता, इसमें रिवर्स को अलाउ किया होता, तो दैट वो आइसोलेशन नहीं होता। Such isolation need to be provided at block stations where trains are permitted to run at a speed of 50 kmph or below, provided in 4.112 is complied with। Need not be provided। GR का 4.11 जो है अगर कंप्लाई हो रहा है तो आइसोलेशन प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है।
अब GR का 4.11 क्या कह रहा है, हम ये देख। फोर पॉइंट डबल वन का 2 इन limits in every case in which a train are permitted to run through on a non-isolated line, all shunting shall be stopped and no vehicle unattached to an engine or not properly secured in accordance with rule number 52.23 may be kept standing on a connected line which is not isolated. अगर 4.112 आप, ये एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। अगर वहां पे कोई गाड़ी आप खड़ी नहीं करेंगे, अगर आप आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो कनेक्टेड लाइन पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, अगर आइसोलेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो। जहां पे जिस स्टेशन पे रन थ्रू गाड़ी जानी है, अगर आइसोलेशन प्रोवाइडेड नहीं है उस लाइन पे, देन आप कनेक्टेड लाइन पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते एज पर रूल। Design and installation. The signaling and interlocking arrangements for the yard shall be in accordance with the approved signaling plans, control table, detailed wiring program diagram, including control panel diagram, relay contact analysis and relay rack arrangement. तो signaling arrangement जो है वो approved signaling plan के हिसाब से होना चाहिए। जब तक आपका सिग्नलिंग प्लान आएगा नहीं, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कौन सा सिग्नल कहाँ लगाना है। तो जो भी हमारा सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट है, जो सिग्नलिंग प्लान के बेस पे होना चाहिए, जो कि हेडक्वार्टर अप्रूव करता है। हेडक्वार्टर में जो AST है, DST है, CPT CST है, वो अप्रूव करते हैं। कंट्रोल टेबल भी वही अप्रूव करते हैं, डिटेल्ड वायरिंग डायग्राम भी वही अप्रूव करते हैं। आजकल तो EI हो गया है, तो वायरिंग डायग्राम पूरा EI कंपनी इंजीनियर बनाता है और उसको हम लोग फिर हम अप्रूव करते हैं। Criteria for design and signaling circuit is given in chapter 21 section 1। अब इस chapter 21 को देख लेते हैं हम, इसको आगे देखेंगे। चैप्टर 21 आपका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिसी जो डिफाइंड है सिग्नलिंग की, वो पूरी चैप्टर 121 में सम्मिलित। चैप्टर 21 को हम लोग देखेंगे आगे भी इसका रेफरेंस आएगा। Outdoor signaling equipment to be installed, tested and maintained as given below. LC gates as per chapter 14 of SEM। जो LC गेट है उसका चैप्टर 14 जो है उसमें आपको बता रखा है कि LC गेट में क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोग अब ये चैप्टर 14 देखते हैं। देखिए चैप्टर 14 क्या कहता है। अब देखिए आप ये ध्यान से पढ़िएगा फर्स्ट लाइन, दिस चैप्टर शैल बी रेड इन कंजंक्शन विद चैप्टर 3 एंड चैप्टर 16 ऑफ जनरल रूल्स, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 20 ऑफ SEM। मतलब
सारे जो एसईएम में पैराज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको कंजंक्शन में रीड करना है, आइसोलेशन में रीड नहीं करना है इसको एसईएम। आपने आपने अगर इसको सोच लिया कि केवल बस एक पैराग्राफ पढ़ के मैं बोल दूंगा कि हो जाएगा, तो नहीं, उसका रेफरेंस जहां दे रखा है वो भी आपको पढ़ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग। तो बेसिकली यहाँ पे 5 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, 4 तरीके के, एक्चुअली 5 तरीके के होते हैं। बी में B1 B2 भी दे रखा है। जिस तरह से स्टेशन के क्लासिफिकेशन होते हैं उसकी अर्निंग पे, उस हिसाब से ट्रैफिक जो रहता है गेट पे, टीवीयू उसको बोलते हैं, टीवीयू कैलकुलेशन बोलते हैं। उसका मतलब होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट। टीवीयू मीन्स ट्रेन व्हीकल यूनिट। अगर टीवीयू इज ग्रेटर देन 50,000 तो उसको स्पेशल क्लास गेट बोलेंगे। अगर टीवीयू 30,000 से 50,000 है तो उसको ए क्लास बोलेंगे। या जहां पे लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80% एंड नंबर ऑफ रोड व्हीकल इज मोर देन 1,000, वो भी ए क्लास में कैटेगराइज हो जाएगा 80 ऑन सिंगल लाइन सेक्शन। बी क्लास में जिसका टीवीयू 20,000 से 30,000 है, नंबर ऑफ रोड व्हीकल्स ग्रेटर देन 750 है, उसको बी क्लास बोलेंगे। बी में B1 B2 बना दिया है। जिसका 25,000 से 30,000 है उसको B1, और जिसका 20,000 से 25,000 है उसको B2। और सी क्लास जो होता है इन चारों कैटेगरी में जो भी कवर्ड नहीं हुआ है वो B1 होता है। एक डी क्लास भी होता है, उसको बोलते हैं कैटल क्रॉसिंग, लेकिन वो हटा दिया गया है। कैटल क्रॉसिंग कहीं पे भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अनमैन्ड गेट कहीं पे भी अलाउड नहीं है। कैटेगराइजेशन ऑफ, ये तो हुआ क्लासिफिकेशन। अब कैटेगराइजेशन किस टाइप से जो उसका वर्किंग है, वर्किंग के हिसाब से नॉन इंटरलॉक और इंटरलॉक। जो नॉन इंटरलॉक गेट होते हैं they may be in the form of lifting barrier or swing or movable gates of approved design. These gates are installed and maintained by engineering department। जहाँ पे टेलीकॉम का, ये तो आपको बड़ी बात पता होगा कि इंजीनियरिंग गेट कौन सा होता है, नॉन इंटरलॉक और इंटरलॉक कौन सा होता है। क्योंकि नॉन इंटरलॉक पे टेलीफोन और जो सेक्शन रहते हैं, इंटरलॉक गेट्स में 2 तरीके के होते हैं। एक सेक्शन में होते हैं गेट, वो होते हैं, और एक स्टेशन पे गेट होते हैं, वो होते हैं WSL और OSL बोलते हैं। तो नॉन इंटरलॉक गेट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, इंटरलॉक गेट्स SNT डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। और इंजीनियरिंग गेट और ट्रैफिक गेट। अब नॉन इंटरलॉक गेट सारे इंजीनियरिंग गेट होंगे। मैं अभी क्या कराना है, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। तो नॉन इंटरलॉक गेट्स जो हैं वो सारे के सारे इंजीनियरिंग रहेंगे, ये कंफर्म है। और जो ट्रैफिक गेट्स हैं वो 100% इंटरलॉक रहेंगे। Normal position of gate. Normal position of interlock gate shall be as per para 904 and 907 of the IRPWM। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गेट इंटरलॉक है, जैसे
वो हमेशा, अच्छा, नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट मींस ओपन टू रोड ट्रैफिक या क्लोज टू रोड ट्रैफिक। तो एसटीएम कहती है कि आप IRPWM को भी देखें, उसका पैरा 904 और 907 भी देखें। जरूरी नहीं है कि कोई गेट इंटरलॉक्ड है तो वो OTRT ही होगा। कुछ गेट CTRT भी होते हैं लेकिन उन्हें इंटरलॉक करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो यार्ड में आ जाते हैं। तो कई सारे ऐसे गेट हमारे सेक्शन में भी हमने देखे हैं, आपके सेक्शन में भी कहीं होंगे, जो रात में दिन में बंद रहते हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है तभी उसे खोला जाता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो यार्ड में है इसलिए उनको इंटरलॉक करना पड़ता है। इक्विपमेंट एट लेवल क्रॉसिंग, आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से हर बार जब भी आप इंस्पेक्शन में जाएंगे तो आपको देखनी है कि सारे इक्विपमेंट जो पैरा 910 है उसके हिसाब से इक्विपमेंट वहां पे स्टेशन पे LC गेट पे है या नहीं है। वर्किंग इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द गेट वर्किंग डायग्राम ऑफ लेवल क्रॉसिंग इक्विप्ड विद गेट सिग्नल्स एंड सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेशन लिमिट शैल बी प्रोवाइडेड एट द गेट लॉज। उसकी गेट वर्किंग वगैरह जो है वो वहां पे होनी चाहिए। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है, उसको टेलीफोन क्या है, अप्रोच वार्निंग अरेंजमेंट, वो सब मेंटेन होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो स्टेशन मास्टर और केबिन के बीच में या स्टेशन मास्टर गेटमैन के बीच में वो होना चाहिए। अगर CTC है वहां पे, अगर CTC है तो CTC के साथ भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि CTC है तो कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। Audible warning by bell or buzzer type operated by approach of a train shall be provided and interlock gates in accordance with para 3। अब ये जो वार्निंग ऑडिबल वार्निंग बेल है ये सब जगह है नहीं, लेकिन एज पर दिस होना चाहिए। 90% ऑफ द जगह हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे सूरत सेक्शन में अगर आप बताएंगे, भरूच वाले SSC जो हैं अगर ये बताना चाहें तो वहाँ पे अप्रोच वार्निंग दे रखी होगी गेटों पे। इतना आई थिंक, हाँ, ये आपका जैसे आपका क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट्स पे जो आउटसाइड स्टेशन लिमिट है, OSL गेट जो मैं बोल रहा था, उसमें स्टॉप सिग्नल कितनी दूरी पे लगना चाहिए। तो टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में स्टॉप सिग्नल जो है वो 400 मीटर पे लगना चाहिए और वार्नर सिग्नल जो है नॉट लेस देन 1.2 किलोमीटर पे लगना चाहिए। जहाँ पे मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग है वहां पे 180 मीटर्स पे गेट सिग्नल लगना चाहिए, गेट और गेट के 180 मीटर से। In single distant territory, the distant signal shall be located at not less than 1 kilometer in the rear. In double distant should be at 2 kilometers। मतलब आपका जो पहला सिग्नल पड़ेगा वो डिस्टेंट सिग्नल पड़ेगा, उसके बाद फिर गेट सिग्नल पड़ेगा। तो गेट सिग्नल जो है वो गेट से 180 मीटर की दूरी पर होना चाहिए और डिस्टेंट जो है या तो 1 किलोमीटर अगर सिंगल डिस्टेंट टेरिटरी है, तो डबल डिस्टेंट अगर है तो 2 किलोमीटर। गेट सिग्नल पे G मार्कर होना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। गेट सिग्नल पे कौन सा मार्कर लगता है। अप्रोच लॉकिंग शैल बी प्रोवाइडेड which shall be effective from a distance not less than emergency braking distance। ये आप इग्नोर कर सकते हैं। ये कुछ सिचुएशंस दे रखी है जिसमें ऐसा बताया गया है कि व्हेन आउटर जब स्टेशन विसिनिटी के आसपास अगर कोई सिग्नल है तो किस तरह से गेट सिग्नल को
प्लेस करना है उसके बारे में बताया गया। तो 14.1.8 हालांकि इससे ज्यादा कुछ डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, बट बेसिकली आपका जो पहले 7-8 पॉइंट हैं यही इंपॉर्टेंट है गेट के हिसाब से। Emergency provision due to failures. Level crossing gate unable to close. Emergency sliding boom shall be provided at all interlock gates to work trains on signals in case of failure of lifting barrier. Fixing of emergency sliding boom shall be outside the lifting barrier to ensure safety of road users and trains. Painting scheme shall be of same as lifting barrier. ये चीज आप ध्यान रखें कि स्लाइड बूम जो है वो हमेशा गेट मेन एलसी गेट के बाहर होना चाहिए। अभी इंस्टॉलेशन के लिए अगर देखें तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। एट स्टेशन इट इज डिजायरेबल दैट लेवल क्रॉसिंग शुड नॉट बी लोकेटेड एट फॉलोइंग रिसेप्शन, स्टेबलिंग लाइन, बर्थिंग ट्रैक एंड सिग्नल ओवरलैप। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लिफ्टिंग बैरियर फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द नियरेस्ट ट्रैक शैल बी मिनिमम 3.5%। मिनिमम 3.5 मीटर पे आपका गेट सिग्नल गेट एलसी गेट का लिफ्टिंग बैरियर होना चाहिए। ठीक है। All signaling cables shall be laid tested as per as chapter 15 of SEM। अब सिग्नलिंग केबल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिग्नल की वर्किंग में। अगर सिग्नल केबल हमारी सही नहीं है तो आप कितना ही मेंटेन कर लीजिए, आपके फेलियर्स होते ही रहेंगे। तो सिग्नल केबल जब आप ले कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन में अगर कभी काम करेंगे तो सिग्नल केबल जब ले करने के टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो चैप्टर 15 में दे रखा है। ये आप नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। इसका ज्यादा मैं तो क्वेश्चन का आने का चांसेस कम है, बट आप नोट करके रख लीजिए, आप इससे पढ़ सकते हैं। ट्रेन डिटेक्शन ट्रैक सर्किट एएफटीसी एक्सेल काउंटर्स एज पर चैप्टर 17 ऑफ एसईएम। चैप्टर 17 ले लेते हैं। केबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, एडिक्वेट स्पेयर कंडक्टर्स टू अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ टोटल कंडक्टर्स यूज्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इन ईच मेन केबल अप टू फारदेस्ट पॉइंट जोन। बियॉन्ड दिस देयर शुड बी मिनिमम 10%। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि फारदेस्ट पॉइंट जोन तक कितने कंडक्टर स्पेयर होने चाहिए, जितने यूज किए गए हैं उसके 20%। जैसे 12 कोर है, 8 यूज किए गए हैं तो 8 का 20% कितना होता है 1.6, यानी 2 स्पेयर होने चाहिए। Cable route plan shall be approved by engineering and electrical departments.
Approval of SNT open line is also required wherever it is prepared by other than open line. अगर कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है तो ओपन लाइन SNT से भी उसका प्लान अप्रूव कराना है. ये क्वेश्चन बन सकता है. ट्रेंचिंग के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम विड्थ शैल बी केप्ट 0.3 मीटर्स ट्रेंचिंग की. लेइंग ऑफ केबल्स के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि द मेन केबल लेड पैरेलल टू द ट्रैक शैल नॉर्मली बी बरीड एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ केबल्स टू द ग्राउंड लेवल, including those laid across the track 1 meter below the rail flanges. The depth shall not be less than 0.5 meter for tail cables. In theft-prone areas, the cable may be laid at a depth of 1.2 meter with anchoring at every 10 meters. Distance of 10 centimeters shall be maintained between cables of other departments and signaling cables. Signal cable must be separated from LT power cables by a row of bricks or any other approved means, and from HT cables a minimum of 3 meter separation shall be maintained. ये दो तीन पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो केबल से परस्पेक्टिव है. इसमें आरई एरिया में क्या हमको प्रिकॉशंस लेने हैं वो दे रखा है. The cable shall be laid so laid that it is not less than 1 meter from the nearest edge of the mast supporting the catenary or any other live conductor, provided the depth of the cable shall not exceed 0.5 meter. When the depth is greater than 0.5 meter, the minimum distance is 3 meters. जब डेप्थ ज्यादा है तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें डेप्थ ज्यादा का है, कम का नहीं है. डेप्थ अगर ज्यादा है तो मिनिमम डिस्टेंस बढ़ गई है इसमें. अगर डेप्थ कम है तो 1 मीटर तक रखा है इसमें. If it is difficult to maintain these distances, the cable shall be laid in DWC or HDPE concrete ducts. When so laid, the distance between the cables and the mast shall be reduced to 0.5 meters. जब भी ट्रैक्शन सब स्टेशन रहता है, फीडिंग पोस्ट रहता है, द केबल शैल बी एटलीस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ द OHE एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ द सब स्टेशन which is fixed on the ground, and at least 1 meter away from substation earthing. As far as possible, the cable shall be laid on the side of the track opposite to the feeding post. In addition, the cable shall be laid in concrete or DWC pipe or split RCC pipe or other approved means for a length of 300 meter on either side. ये क्वेश्चन बन सकता है कि TSS के आसपास 300 मीटर कितने मीटर तक जो है हमें DWC पाइप या स्प्लिट RCC पाइप में केबल डालना है. In the vicinity of switching station, cable shall be laid at least 1 meter away from any metallic body. The use of GI pipe or any form of metallic pipe is provided within distance of 300 meters from feeding post. एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आता हूं वापस.
हाँ जी, सब लोग हैं? किसी को नींद तो नहीं आ गई है? जी सर, उपस्थित है सर। नींद तो नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नींद नहीं आ रही सर। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब समझ में नहीं आता है तो नींद आने लगती है। नेचुरल चीज है, इसमें कोई वो, अगर कहीं पे आपको लगता है, स्पेशली टेलीकॉम वालों को बोल रहा हूँ मैं, अगर कहीं पे ऐसा लगता है तो मुझे रोक कर पूछ लें, क्योंकि मैं जब फ्लो में आता हूँ तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं सिग्नलिंग साइड से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला वो टर्म समझ रहा होगा। अब मैं एएफटीसी बोलूंगा तो हो सकता है टेलीकॉम वाले को समझ में नहीं आए कि एएफटीसी क्या चीज है, ये क्या बला है, ट्रैक सर्किट क्या है, एक्सेल काउंटर तो चलिए आपका आप लोग काम करते हैं उसमें। अब चैप्टर 17 पे हम लोग कैरी ऑन करते हैं। इसमें बेसिकली मैं मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग बस, मैं आपको हिंट दूंगा कि यहाँ यहाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग को तैयारी करने में आसान हो, क्योंकि 2 घंटे में पूरा एसीएम कवर करना इट इज नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जहां जहां मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, वो उस पे, उस एरिया पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, और पिछले जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं, मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ बन सकते हैं। जहाँ पहले तो सब्जेक्टिव था तो उसमें तो एक अपार संभावनाएं थी, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव है, तो जहां जहां संभावनाएं हैं वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो चीज आप पॉइंट्स नोट कर लें बेसिकली, तो आपको बाद में तैयारी में आसानी होगी। सर ये जो ट्रैक सर्किट, सर क्या बोल रहे हैं? सिग्नलिंग केबल की जो डेप्थ बताई थी आपने, इनकी हाँ हाँ, फ्लैंज लेवल से रहेगी या फिर ग्राउंड लेवल से? एक जगह 0.5 बताया फ्लैंज लेवल से। 0.5 जो है वो ग्राउंड लेवल से रहता है। अच्छा, और जो 0.5 टेल जहाँ केबल की। ट्रैक क्रॉसिंग है, जहाँ ट्रैक क्रॉसिंग है, हम्म, जहाँ ट्रैक क्रॉसिंग है वो रेल फ्लैंज से गिना जाता 0.5, है। बाकी दूसरी नहीं जो नहीं, थी। हाँ, जहाँ ट्रैक क्रॉसिंग है वहां तो मिनिमम 1 मीटर है। जहाँ ट्रैक क्रॉसिंग है वहां पे तो मिनिमम 1 मीटर है। और जहाँ आप ट्रैक के पैरेलल में कर रहे हैं प्लेस, तो वहां पे आपको 0.5 मीटर जो है वो टेल केबल की लेंथ थी। हाँ 0.5 टेल केबल के लिए थी, फ्लैंज लेवल से बताया। टेल केबल के लिए, मेन केबल के लिए 1 मीटर है। मेन केबल के लिए फ्लैंज लेवल से 1 मीटर या 1 ग्राउंड लेवल मीटर से? ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 1 मीटर, ठीक है। जी जी, ग्राउंड बाकी लेवल। प्रोन एरिया में बताया कि प्रैक्टिकली इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जब प्लेस करते हैं केबल तो वो ग्राउंड लेवल से 1 मीटर ही प्लेस करते हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया है कि ये लोग सेस, जब इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वो सेस रिपेयर के लिए वहीं से मिट्टी उठाता है जहां हमारी केबल होती है, तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ जो है वो कम हो जाती है। तो ये चीज जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो है, बट स्टिल वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके। ट्रेन डिटेक्शन, ट्रैक सर्किट्स एंड एक्सेल काउंटर्स। तो ट्रैक सर्किट्स और एक्सेल काउंटर्स जो हैं बेसिकली ये काम करते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में, ट्रैक के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में ट्रेन है या नहीं वो बताते हैं आपको। ये इट इज जस्ट लाइक अ सेंसर। ये एक सेंसर है जो आपको बताएगा, जैसे आप मक्स में अगर आप देखें तो एक टेम्परेचर सेंसर होता है, एक वोल्टेज सेंसर होता है जो बैटरी का वोल्टेज बताता है, जो आपके एनएमएस में भी दिखता है। तो इसी तरह से ट्रैक सर्किट्स जो है ये सेंसर है, ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में, भाई ट्रैक के इस पर्टिकुलर पोर्शन में ट्रेन है या नहीं है। अगर वो ट्रैक सर्किट पिकअप है मतलब खाली दिखा रहा है तो खाली है ट्रैक, नहीं तो वहां पे कोई ना कोई गाड़ी है। तो जब भी कोई ट्रैक फेल है इसका मतलब ये समझे कि वहां कोई गाड़ी है। सबसे पहला आपको यही समझना है कि वहां पे एक गाड़ी का मतलब कुछ भी हो सकता है। गाड़ी का मतलब कोई इंजन हो सकता है, कोई ट्रैक मशीन हो सकती है, कोई
क्या बताएं आपका। पावर वैगन हो सकता है, या कोई भी एक और भी कोई मशीन है जो हो सकता है। ट्रॉली को भी आप जो मोटर ट्रॉली होती है वो भी व्हीकल में ही आती है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, मैं कॉल आ रहा है। जी, तो ट्रैक सर्किट के बारे में हम जानते हैं। मिनिमम ट्रैक ट्रैक सर्किट जो होते हैं, क्लोज्ड टाइप ट्रैक सर्किट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रूव क्लियरेंस ऑफ रेल फ्लैंज। क्लोज्ड टाइप का मतलब ये है कि सर्किट हमेशा क्लोज रहेगा, जब ट्रेन आएगी तो वो ओपन हो जाएगा। सर्किट जो है वो इस तरह से डिजाइन करना है। ये इसका फेल सेफ डिजाइन। Minimum rail length, the length of the track circuit shall not be less than the maximum wheelbase of any vehicle. The track circuit shall cover at least two rail lengths, that is 26 meters. कोई भी जो व्हील बेस रहता है उससे छोटा ट्रैक सर्किट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो ट्रैक सर्किट, फॉर एग्जांपल आप ये, मैं आपको डिजाइन बना के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ट्रैक है और ये ट्रैक पोर्शन है। हाँ, इसके आगे ये ट्रैक है। अब अगर कोई अब अगर कोई ट्रेन जो है, अब किसी ट्रेन का वही व्हील, एक व्हील यहाँ है, एक व्हील यहाँ है, एक व्हील यहाँ है और एक व्हील यहाँ है, तो आपका ये वाला पोर्शन तो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। ये आपका पोर्शन जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, जो व्हील बेस है आपका, व्हील बेस मिनिमम इतना आपकी लेंथ होनी चाहिए। ये कोई भी पोर्शन जो है वो खाली नहीं छूटना चाहिए, कोई भी अगर गाड़ी खड़ी हो जाए तो। Series connection of track circuit. The various portion of the tracks in a line shall as far as possible be connected in series. सभी जो ट्रैक सर्किट है वो सीरीज में होना चाहिए। जो आप थोड़ा सा अगर ट्रैक सर्किट प्लान पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें आपको आएगा। मैं एक ट्रैक सर्किट प्लान आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए। हमारे पास अब थोड़ा टाइम कम बचा है।
तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट उसमें भी कवर कर सकते हैं, अभी तो नेक्स्ट वाले में ज्यादा टॉपिक है नहीं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रैक सर्किट प्लान है, इसको ट्रैक सर्किट प्लान बोलते हैं। तो जो सीरीज का कहने का मतलब ये है कि ट्रैक सर्किट में दो फीड एंड होते हैं। ट्रैक सर्किट में बेसिकली क्या होता है कि एक सप्लाई फीड होती है और दूसरी तरफ से रीड होती है सप्लाई। तो सीरीज का मतलब ये है कि जहां से फीड चालू हुई है, जहां से फीड चालू हुई है वहां से लेकर के सारे ट्रैक जो है वो सीरीज में होना चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें तो सारा पोर्शन जो है ट्रैक का कवर हो चुका है, इसमें कोई भी पोर्शन छूटा नहीं है ट्रैक पोर्शन का। मान लीजिए ये आपका एक ट्रैक का पोर्शन है, अब आप इसमें देखेंगे तो सारा ट्रैक का पोर्शन जो है वो कवर हो चुका है, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं बचा है जो कवर्ड नहीं है। सीरीज का कहने का मतलब ये है। परमानेंट वे रिक्वायरमेंट क्या है, ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कंक्रीट स्लीपर्स वेयर यूज्ड शैल हैव मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम बिटवीन इंसर्ट्स टू इंसर्ट। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ रेल एंड बॉन्डिंग पर 1000 मीटर ऑफ ट्रैक शैल नॉट एक्सीड 0.5 मीटर ऑफ ट्रैक सर्किट लॉन्गर देन 700 मीटर। A rail and a bond resistance up to 1.5 ohm per 1000 meter of track may be allowed for length of track circuit less than 1 meters। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। Yellow or white if unoccupied. However, if any portion of the track circuit area is occupied, a red indication is shown। मतलब जब ट्रैक ऑक्यूपाइड रहेगा तो रेड शो करेगा, और जब वो फ्री रहेगा तो येलो या व्हाइट शो करेगा। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि the relay shall be excited minimum 125% of its rated pickup voltage under minimum ballast condition and normal working voltage of the supply. The maximum excitation shall not exceed 235% in QPAT relays and 300% for other plug-in type relays। कॉमन सा क्वेश्चन है ये, हर बार एक आध बार तो आ ही जाता है कि भाई क्यूबीएटी के लिए कितना परसेंटेज एक्साइटेशन होना चाहिए। मिनिमम कितना है, 125% है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट शैल बी एज बिलोज। ये आप टेबल थोड़ा सा देख लीजिएगा।
बाकी इसमें तो कुछ खास है नहीं। AFTCs और एक्सेल काउंटर्स को डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिग्नल्स IRS पॉइंट मशीन थिक वेब स्विचेस एज पर चैप्टर 19 ऑफ IRS। चैप्टर 19 देख लेते हैं थोड़ा सा। आप देखेंगे तो धीरे धीरे पूरा ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस थोड़ा सा हिंट लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज देखना है इसमें। सिग्नल के इंस्टॉलेशन में क्या ध्यान रखना है? The height of normal aspect of colorized signal shall be approximately at 3.65 meter from rail level। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नॉर्मल एस्पेक्ट जो है कलराइज्ड सिग्नल का वो 3.65 मीटर पे होना चाहिए। Wherever this is not feasible due to local terrain, height of signal may be suitably increased or decreased to get a clear view of the signal। ये सारे मार्कर होते हैं, G मार्कर, P मार्कर, A मार्कर, AG मार्कर, D मार्कर, ID मार्कर, IB मार्कर, सबके अपने अपने मतलब हैं। ये आपको शायद दूसरे किसी सेशन में पढ़ाया जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट, जो पॉइंट मशीन होती है उसको हम लोग 5 mm थिक जो होता है उस टेस्ट पीस को गेज बोलते हैं। गेज टेस्ट करते हैं 5 mm में। 150 mm पे जो टो होता है, आपने टंग देखी होगी, जो टंग का टो होता है, टंग से 150 mm पे गेज को रख के 5 mm के गेज के रख कर टेस्ट करते हैं। 5 mm के गेज में पॉइंट को लॉक नहीं होना है, पॉइंट कैन नॉट बी लॉक्ड। The point detector contact should not assume the position indicating point closure, मतलब डिटेक्शन कॉन्टैक्ट नहीं बनना है। फ्रिक्शन क्लच शुड स्लिप, ये 3 कंडीशंस हमेशा फुलफिल होनी चाहिए जब भी आप कोई पॉइंट टेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट को तुरंत जो है अटेंड करना है। मैक्सिमम जो नॉर्मल पॉइंट रहते हैं उसका ओपनिंग जो होता है वो 150 ओपनिंग जो होता है वो 115 mm होता है, 115 mm प्लस माइनस 3 IRSUD के हिसाब से। थिक वेब में जो होता है वो 160 mm होता है। तो जो नॉर्मल पॉइंट मशीन होती है IRS की उसका 143 mm थ्रो होता है, और जो थिक वेब स्विच रहती है उसका 220 mm थ्रो रहता है। ये पॉइंट मशीन में आपको बताया जाएगा, बट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। पावर सप्लाई जो है वो चैप्टर 16 में दे रखी है, तो चैप्टर 16 आप नोट कर लीजिए। इसमें ना कोई ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट आप अपने रेफरेंस के लिए कि चैप्टर 16 जो है उसमें पावर सप्लाई का दे रखा है। ये वाला पोर्शन हम आगे पढ़ेंगे, जो ऑल सिग्नलिंग इक्विपमेंट सर्किट शैल कंप्लाई टू स्टिपुलेशन गिवन इन चैप्टर 22। चैप्टर 20 के लिए 2 के लिए एक अलग मैंने स्लाइड बनाई है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। Block instrument lighting and surf protection and earthing general arrangement is as given below. Block instrument shall be installed, tested, commissioned and maintained as per chapter 18। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का 18 में दे रखा है
Lightning and surge protection shall be provided to protect electrical and electronic signaling equipment from lightning and surge protection as per chapter 21. Chapter 21 और 22 दोनों देखेंगे हम लोग अलग से आगे. Earthing for outdoor signaling equipment as per chapter 19, जो हमने देखा था chapter 19 अभी जो हम देख रहे थे, इसमें earthing का भी रखा है, तो earthing देख सकते हैं. Earthing for अब जैसे आप ये देखेंगे इसमें PRE पेरीमीटर रिंग अर्थ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PRE इन SNT. फिर आप देखेंगे MEEV मेन इक्विपमेंट पोटेंशियल अर्थ बस बार. फिर आप ये देखेंगे बॉन्डिंग रिंग कंडक्टर. ये बेसिकली जो है आपके फुल फॉर्म्स जो है आप याद रखें कि भाई इनको क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि आप जनरली इतना सारा एब्रिविएशन को यूज करता नहीं है, जनरली शॉर्ट में लिख देते हैं MEEV, BRC, PRE. Earthing shall be provided as per approved specifications, drawings and code of practice issued by RDS. In earth resistance up to 10 ohms is normally permissible for protective earth except when other specified. For electronic equipment, earth resistance shall not be more than 1 ohm. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए लेस देन 1 ohm होना चाहिए और जो अदर है उसके लिए 10 ohm होना चाहिए. All earth wires shall be straight as possible, shall never be coiled. Earth wire should be of adequate current carrying capacity to be रखी हैं स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से अगर कंप्लीट हो गया है देन सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्ट शैल बी डन एज पर पैरा 19.8.8 बिफोर कमीशनिंग. कमीशनिंग के पहले सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्ट करना जरूरी है, जो हम लोग ST टेस्टिंग करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, टैग टेस्टिंग करते हैं, उसको सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग करना है कमीशनिंग के पहले. Recommended pre-commissioning checklist is given at annexure 21A2. Commissioning of EI, ये सब काम होने के बाद आपको SIT करना है. फिर से EI हो या चाहे रिले इंटरलॉकिंग हो, दोनों में आपको SIT टेस्ट करना है. प्रोसीजर फॉर कमीशनिंग ऑफ सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन, इसके रूल्स रेफरेंस किए गए हैं ओपनिंग ऑफ रूल्स के लिए. जो CRS का रिलेटेड चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है वो CRS से रिलेटेड चैप्टर है. आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ देने का है नहीं. Procedure for commissioning of signaling installation, joint inspection और handing over of new assets. ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब ओपन लाइन और कंस्ट्रक्शन काम कर रहे होते हैं, तब आप जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है और जो हैंडिंग ओवर ओपन लाइन की एजेंसी होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और ताकि जो सिग्नलिंग वर्क है वो अच्छी क्वालिटी का हो, और अच्छी क्वालिटी का होने के साथ साथ उसकी मेंटेनेबिलिटी हो. ऐसा ना हो कि काम तो अच्छा हो लेकिन वो मेंटेनेबल नहीं है. तो उसके लिए एक प्रोसीजर अपनाया गया है कि जॉइंट इंस्पेक्शन बाय डिविजनल ओपन लाइन एंड कंस्ट्रक्शन एजेंसी, बोथ सिग्नल इंचार्ज, SSC सिग्नल इंचार्ज एंड ऑफिशियल लेवल shall be undertaken before taking up of NI of a station in connection with yard remodeling or interlocking changes or commissioning of signaling works for a new line of gauge converter.
Non-interlocking of station commissioning of any signaling work shall be undertaken after the items considered essential for train safety has been completed. Within 15 days of commissioning of signaling works, another joint inspection shall be taken place. और उसमें ये होना चाहिए कि दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, आइटम्स जिसको हैंडिंग ओवर के पहले कंप्लीट करना है और आइटम्स जिनको छोटे छोटे आइटम जो बाद में भी कर सकते हैं एक एमओयू के तहत. All new signaling equipments associated gadgets shall be handed over, taken over within 2 months period. मतलब 2 महीने के बाद डीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ओपन लाइन की मेंटेनेंस के लिए. 2 महीने बाद वो ये नहीं बोल पाएगा कि कंस्ट्रक्शन ने ये किया है या नहीं किया है या ये मेंटेन कर रहा है. वैसे आजकल तो प्रैक्टिकली अगले दिन से ही हो रहा है. In order to ensure that handing over, taking off of signaling assets is accomplished in a smooth manner, a specific handing over or taking over procedure is detailed in Annexure 9A7. कौन-कौन से ऐसे वर्क्स हैं जिसको सीआरएस सैंक्शन की जरूरत है? अभी ये लिस्ट अपडेटेड नहीं है. कुछ एक लेटर आया है सीआरएस का जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है या मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का, जिसमें सीआरएस की पावर वो डेलीगेट की गई हैं हेडक्वार्टर ऑफिशियल्स को. बट मोटा मोटी यही है कि कोई भी एडिशन या एक्सटेंशन या अल्टरेशन होगा एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग या इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन में, तब हमें सीआरएस का परमिशन लेने का जरूरत पड़ेगा. चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम, ब्लॉक का टाइप चेंज हो रहा है, ब्लॉक की वर्किंग चेंज हो रही है, टोकन से टोकनलेस हो रहा है, टोकनलेस से बीपीएससी हो रहा है, तो हमें ये सीआरएस सैंक्शन लेना पड़ता है. उसको जनरली बोलते हैं माइनर सैंक्शन. न्यू स्टेशंस टेम्पररी और परमानेंट, जब भी कोई नया स्टेशन होगा चाहे वो टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, उसके लिए सैंक्शन लेना है. इंटरलॉकिंग ऑफ एलसी गेट्स, उसके लिए लेना है. कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग, इसके लिए सीआरएस सैंक्शन लेना है. Closing of man level crossing gates after approval of district destination obtained by engineering department. अब ये जो पॉइंट है closing of man level crossing gate, इसकी पावर पीसीडब्ल्यू को दे दी गई है अभी रिसेंट में. इसमें सीआरएस का लेने का जरूरत नहीं है क्लोजिंग ऑफ मैन एलसी गेट के लिए. प्रोविजन ऑफ टेलीफोन्स आर एट ऑलरेडी, जिन ऐसे केसेस जहां पे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का सैंक्शन जरूरी नहीं है. प्रोविजन ऑफ टेलीफोन एट ऑलरेडी मैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है. प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर इंक्लूडिंग इमरजेंसी इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट स्लाइडिंग आउट एट ऑलरेडी इंटरलॉक गेट्स, जो ऑलरेडी इंटरलॉक गेट है उस पे ईएलबी एमएलबी की ईएलबी टू एमएलबी करना है, एमएलबी टू ईएलबी करना है तो जरूरत नहीं है. Interlocking of existing LC gates within already existing interlock station by existing signals in the same or shifted location. रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट. कोई भी अगर इंटरलॉकिंग में चेंज नहीं है तो उसके तो अगर रिप्लेस करना है, आपको कोई पॉइंट मशीन रिप्लेस करना है, कोई सिग्नल रिप्लेस करना है, तो उसके लिए सीआरएस सैंक्शन की जरूरत नहीं है. ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी चेंज इन सिस्टम ऑफ ब्लॉक वर्किंग. अगर सिस्टम ऑफ ब्लॉक वर्किंग चेंज हो रहा है तो आपको सीआरएस सैंक्शन लेना है. जैसे एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग है तो उससे ऑटोमेटिक हो रहा है तो आपको लेना है. सिंगल लाइन से डबल लाइन हो रहा है तो आपको लेना है. प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग इन नॉन पैसेंजर लाइन, ईआई पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग लेना है तो इसमें सीआरएस सैंक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन ले रहे हैं सैंक्शन क्योंकि ज्यादातर वर्क्स में इंजीनियरिंग इन्वॉल्व रहता है
मोस्टली जगह हो रहा है। चेंजिंग फ्रॉम कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल टर्मिनल और वीडियो इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। ये जो 4, 5, 6, 7 पॉइंट बताए हैं, इनके लिए सीआरएस की सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर्सनल अप्रूवल ऑफ पीसीएसटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल अबव पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट्स के लिए पीसीएसटी का अप्रूवल मस्ट है। सीआरएस के एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए? सीआरएस की एप्लीकेशन में एप्लीकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में और नंबर ऑफ कॉपीज जो है 3-4 कॉपीज जो भी जाती है वो होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव नोट होना चाहिए, ईएसपी अटैच होना चाहिए, एसआईपी होना चाहिए, एसटीएलटी होना चाहिए, वीडियो डायग्राम होना चाहिए, एसडब्ल्यूआरडी होना चाहिए, एसडब्ल्यूआर होना चाहिए या उसकी करेक्शन स्लिप होनी चाहिए, टीएसए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसी विविध प्रकार की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके जो सीएसआईटी होते हैं उनको पता रहती है, वो लोग जनरली अरेंज करते हैं। अप्रूवल ऑफ डेविएशन मेंशन्ड इन सीआरएस एप्लीकेशन। अगर कोई डेविएशन है जैसे 3.07 का डेविएशन या 3.47 का डेविएशन, तो वो आपको उसमें मेंशन करना है और उसका अप्रूवल पहले सीआरएस से लेना है, उसके बाद सीआरएस एप्लीकेशन भेजना है। सेफ्टी सर्टिफिकेट, इफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी डिसाइड्स नॉट टू इंस्पेक्ट द वर्क टू द ओपनिंग, engineer in charge shall submit the safety certificate in the prescribed form. Self-explanatory है वो तो। Requirements of signaling in 25 kV AC electrified area। अब ये important chapter है काफी, इसको हम लोग जो है थोड़ा नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे पास थोड़े आइटम कम ही हैं, ज्यादा है नहीं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर सकते हैं। बट स्टिल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ 5-10 मिनट का। मेन रिक्वायरमेंट क्या है एसी इलेक्ट्रिफाइड एरिया में? विजिबिलिटी ऑफ सिग्नल्स ड्यू टू ओएचई स्ट्रक्चर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जो 10 मीटर 30 मीटर हम लोग नापते हैं वो इसीलिए नापते हैं क्योंकि ताकि हमारी विजिबिलिटी बराबर रहे सिग्नल। इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस ऑफ सिग्नल्स ड्यू टू लाइव ओएचई क्लोज बाय। जो इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस है सिग्नल्स का 2 मीटर का, मिनिमम 2 मीटर जो सिग्नल होना चाहिए ओएचई लाइव वायर से, वो इफेक्ट करता है। ट्रैक्शन रिटर्न करंट हमें इफेक्ट करता है सिग्नलिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट करता है। कलर लाइट सिग्नल्स ओनली शैल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिफाइड एरियाज। सिर्फ कलर लाइट सिग्नल होना है, इसीलिए जहां मैकेनिकल होता है वहां पे आरई एरिया नहीं हो सकता। क्लियरेंस फॉर सेफ्टी इन द मैटर ऑफ इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, द फंडामेंटल रूल टू बी ऑब्जर्व्ड इज दैट one is allowed under no one is allowed under normal conditions to approach closer than 2 meters from extreme position of the live part of the OHE। OHE से 2 मीटर के अंदर कोई भी अलाउड नहीं है। अगर किसी वजह से करना पड़ रहा है तो प्रोटेक्टिव मेजर शुड बी अडॉप्टेड। Any portion of the signal post or its fitting where signaling staff have to work falls within 2 meters of 25 kV live conductor or any metal part electrically connected to this conductor. Such portion shall, as far as practical, be protected by an iron screening or approved design solidly connected to the structure work। आपने देखा होगा सिग्नलों पे कहीं पे जाली लगी रहती है, तो वो जाली इसीलिए लगाई जाती है कि उसका कुछ पार्ट जो है 2 मीटर के अंदर आ रहा है या काम करते हुए अंदर जा सकता है। If for any reason it is not practicable to provide the protective iron screen as mentioned above, the caution board for approved design shall be provided on the signal at the height of 3 meters above the rail to caution the signal staff। अब सिग्नलों की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? इन टेंजेंट ट्रैक्स इट इज डिजायरेबल। टेंजेंट मतलब स्ट्रेट ट्रैक, दैट signal should be located within the OHE structure, that is implantation of the signal from the track center shall be less than
द इम्प्लांटेशन ऑफ द OHE मास्ट फ्रॉम द ट्रैक सेंटर, मतलब जो आपका OHE मास्ट है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, सिग्नल अंदर की तरफ होना चाहिए, इस तरह से सिग्नल प्लेस होना चाहिए। ऑन कर्व ट्रैक्स और इन एरियाज वेयर अदर ऑब्स्ट्रक्शंस सच एज बिल्डिंग, ट्रीज एक्सेट्रा एग्जिस्ट, द साइट शुड बी इंडिविजुअली एग्जामिन्ड बाय द सिग्नल साइटिंग कमिटी। कहीं पर कहीं प्रॉब्लम है तो सिग्नल साइटिंग कमिटी को एग्जामिन करना है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैरेललिज्म, कोई भी सिग्नलिंग में पैरेललिज्म केबल में जो हो रहा है, फॉर एग्जांपल केबल में ही पैरेललिज्म का इफेक्ट आता है ज्यादातर और ट्रैक सर्किट में होता है। तो पैरेललिज्म इस तरह से होना चाहिए कि शुड नॉट एक्सीड 400 वोल्ट इन नॉर्मल कंडीशन। 400 वोल्ट से ज्यादा सिग्नलिंग के लाइन सर्किट्स में वोल्टेज नहीं इंड्यूस होना चाहिए इन एनी केस। उसके भी प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग 400 वोल्ट के लिए, लेकिन इन एनी केस उसको 400 मीटर का जहाँ पे भी इंडक्शन आ रहा है उसको वहीं के वहीं खत्म कर देना है। डिजाइन हमको चेंज कर देना है, पैरेललिज्म खत्म कर देने का है उसको। Induced voltage in the underground or unscreened cable shall be reckoned as 116 volts per kilometer in single line। मतलब ये बता रहा है कि 1 किलोमीटर में 116 वोल्ट जनरेट हो जाएगा अनस्क्रीन्ड केबल्स में, और 95 वोल्ट्स जो है वो स्क्रीन्ड केबल्स में जनरेट हो जाएगा। जब कैटेनरी करंट 800 एम्पेयर्स फॉर सिंगल लाइन और 1000 एम्पेयर्स फॉर डबल लाइन है तब। All such circuits are terminated on relay equipment their immunity shall not be less than 400 volt AC। 400 वोल्ट AC जो है उससे कम की इम्यूनिटी वाला कोई भी इक्विपमेंट हमें नहीं लगाना है। जैसे आप देखते होंगे पॉइंट मशीन जो है अगर 1100 मीटर से ऊपर है तो उसको चेंज कर देते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ये वाली टेबल हम लोग ब्रेक के बाद देखेंगे। अभी पे ब्रेक ले लेते हैं, 11:15 पे हम लोग मिलते हैं फिर से।